हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स की चैप्टर 2 के पार्ट 4 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 2 के पार्ट 1 को, पार्ट 2 को और पार्ट 3 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 2 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। इसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझेंगे, फिर स्टोरी ऑफ अ विलेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में समरी देखेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। सकल्स मदर शीला looked after the domestic chores, children, and helped her husband Bhuta in the field. हमने सकल और विलास की कहानी में पढ़ा था कि सकल की मां शीला घर के कामकाज संभालती थी, बच्चों की देखभाल करती थी और खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। Sakal's brother Jitu and sister Situ spent their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Situ unemployed? If not, why? सकल का भाई जीतू और उसकी बहन सीतू खेलते थे, घूमते फिरते थे। क्या हम शीला को या फिर जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार कह सकते हैं? हम इन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। देखिए, मार्केट में स्किल्स के अकॉर्डिंग वेजेस मिलते हैं। मतलब आपके पास जितनी ज्यादा स्किल होगी, आपको उतनी ज्यादा वेज मिलेगी। तो जब कोई व्यक्ति अपने स्किल के अकॉर्डिंग मार्केट में चल रहे उस पर्टिकुलर वेज पे काम करना चाहता है और उसे जॉब नहीं मिलती, तब उसे अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार कहा जाता है। और ऐसे ही कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। शीला अपने घर के कामकाज को छोड़कर बाहर के कामकाज नहीं करना चाहती। बाहर के कामकाज में शीला की रुचि नहीं है। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्कफोर्स पॉपुलेशन। नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। जीतू और सीतू दोनों ही अभी छोटे हैं, इसलिए उनकी गिनती वर्कफोर्स पॉपुलेशन में नहीं हो सकती। मतलब जो पॉपुलेशन काम करने योग्य है, उसमें जीतू और सीतू की गिनती नहीं हो सकती। और शीला बाहर के कामकाज नहीं करना चाहती, इसलिए जीतू, सीतू और शीला को अनएम्प्लॉयड नहीं बोला जा सकता। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती, और ना ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। The workforce population includes people from 15 years to 59 years. Sakal's brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. जब हम वर्कफोर्स पॉपुलेशन की बात करते हैं, मतलब काम करने योग्य जनसंख्या की बात करते हैं,
तो उसमें वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी एज 15 ईयर्स से 59 ईयर्स के बीच है। शकल के भाई बहन इस एज ग्रुप में नहीं आते, वे छोटे हैं, इसलिए उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली। शी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। शकल्स grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed. शकल की मां शीला घर के कामकाज करती हैं, अपने परिवार के लिए काम करती हैं। वो अपने घर के बाहर जाकर काम करके पैसे कमाने के लिए इच्छुक नहीं है, इसलिए उसे भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोला जा सकता। इस कहानी में शकल के ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं हुई है, बट उनकी एज 59 ईयर्स से ऊपर होगी, इसलिए उन्हें भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता। शकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती हैं। वो अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. भारत के केस में चाहे रूरल एरियाज हो या फिर अर्बन एरियाज हो, दोनों ही जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट है, बट रूरल एंड अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर अलग अलग है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नगरीय क्षेत्रों में मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी शिक्षित बेरोजगारी है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. जब लोग साल के कुछ महीनों में रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते, तब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। People dependent upon agriculture usually face such kind of problem. There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, उन्हें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एग्रीकल्चर में कुछ बहुत बिजी सीजन्स होते हैं, जब सोइंग का काम होता है, हार्वेस्टिंग का काम होता है, वीडिंग का काम होता है, थ्रेशिंग का काम होता है। जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उनके लिए कुछ महीने ऐसे भी हैं जब उन्हें ज्यादा काम नहीं मिल पाता। देखिए, सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग सीजन में वे काफी बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत सारा काम होता है। फिर इसके अलावा बाकी महीनों में उनके पास अधिक काम नहीं होता। इसे ही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। In case of disguised unemployment, people appear to be employed. They have agricultural plot where they find work. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. Disguised unemployment यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग काम करते हुए, रोजगार करते हुए प्रतीत होते हैं। इस केस में उनके पास कृषि करने के लिए भूमि होती है, जहां उन्हें काम मिलता है। जो फैमिली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं,
उन्हें ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people but engages 8 people. 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the others. देखिए, मान लीजिए एक परिवार में 8 सदस्य हैं और उनके पास कृषि के लिए एक भूमि है। उस भूमि पर काम करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है, बट उसमें उस परिवार के 8 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस भूमि पर 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ये 3 लोग उसी खेत पर काम कर रहे हैं जिस पे सिर्फ 5 लोगों की आवश्यकता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये दोनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. 3 एक्स्ट्रा लोगों ने जो खेत पे काम किया उससे कुछ भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि 5 लोग ही इनफ है उस भूमि के लिए। अगर इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो खेत की प्रोडक्टिविटी में कोई कमी नहीं आएगी। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people एंड द 3 extra people आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। इस खेत पर 5 लोगों की काम की आवश्यकता है और ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं इस खेत पर, इसे ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomena. अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक ज्यादा कॉमन फिनोमिना है। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मेनी यूथ विथ मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। बहुत सारे युवक मैट्रिक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर भी कोई रोजगार पाने में असमर्थ हैं। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. एक स्टडी से यह पता चला है कि मैट्रिक की तुलना में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवकों में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा तेजी से बढ़ी है, क्योंकि जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है वो थोड़ी अच्छी नौकरी करना चाहते हैं और जो मैट्रिक पास हैं वो कोई भी नौकरी करने को तैयार हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with a shortage of manpower in others. अनएम्प्लॉयमेंट में एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन भी देखने को मिला है, जिसमें कुछ कैटेगरीज में मैन पावर सरप्लस में है और कुछ कैटेगरीज में मैन पावर शॉर्टेज में है। फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स में मैन पावर सरप्लस है। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तुलना में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कम लोग करते हैं, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स में मैन पावर की शॉर्टेज है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, बट ऐसा देखा जाता है कि टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों के बीच अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जब कंपनीज उनको नौकरी देना चाहती हैं तो वो कंपनी पाती है कि लोगों में टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी नहीं है,
तो इसलिए टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों में बेरोजगारी देखने को मिलती है और लोगों में कम नॉलेज के कारण टेक्निकल स्किल्स की कमी भी पाई जाती है, जिसका असर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे देखने को मिलता है। एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। Unemployment leads to wastage of manpower resource. People who are an asset for the economy turn into a liability. There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मैन पावर रिसोर्सेज का वेस्टेज भी हो रहा है, क्योंकि अगर ये मैन पावर काम कर पाती तो देश का विकास होता। लोग जो इकोनॉमी के लिए एसेट बन सकते थे, वे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लाइबिलिटी बन गए हैं। इसके वजह से यूथ में होपलेसनेस और डिस्पेयर की भावना होती है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति हैं, वे दायित्व में बदल जाते हैं। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट implies a great social waste. लोगों के पास अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं होता। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, बट उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, इससे सोशल वेस्ट होता है, क्योंकि ये लोग काम करके सोसाइटी की हेल्प कर सकते थे, सोसाइटी को डेवलप कर सकते थे, बट अनएम्प्लॉयमेंट के चलते ये सोसाइटी के लिए भी एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से इकोनॉमिक ओवरलोड भी बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट के चलते वर्किंग पॉपुलेशन पे बेरोजगारों की डिपेंडेंसी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार में 3 लोग हैं, उसमें एक काम करता है और 2 अनएम्प्लॉयड है, तो उस एक व्यक्ति पे 2 लोग डिपेंडेंट होंगे। वो एक व्यक्ति पूरे परिवार का खर्च उठाएगा। इसके वजह से उस एक व्यक्ति की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, वो अच्छी नहीं होगी, उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि अगर तीनों कमाते तो वे एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते थे, बट सिर्फ एक ही कमा रहा है, तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके वजह से सोसाइटी एज अ होल की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी असर पड़ता है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। When family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. अब जब परिवार को बस जीवन निर्वाह करने भर का पैसा मिलता है, तो उससे परिवार के लोगों की हेल्थ स्टेटस गिरने लगती है और बच्चों को स्कूल से वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि खाने का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। वहां स्कूल की फीस कोई कैसे भरेगा। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है, तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. इन सब के वजह से इकोनॉमी के ओवरऑल ग्रोथ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में डिप्रेशन आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी को डिप्रेस्ड इकोनॉमी में बदल देती है। इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। It also wastes the resource which could have been gainfully employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy. अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से रिसोर्सेज का भी वेस्टेज होता है। अगर लोग एम्प्लॉयड होते तो रिसोर्सेज का अच्छे से उपयोग करते,
बट वे अनएम्प्लॉयड हैं, इसलिए रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। लोग भी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से ह्यूमन रिसोर्स का यूज नहीं हो पाता, तब यही ह्यूमन रिसोर्स इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। ये संसाधनों की बर्बादी भी करता है, जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका, तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। In case of India, statistically, the unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. भारत के केस में स्टैटिस्टिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है, क्योंकि जिन लोगों की इनकम कम है और प्रोडक्टिविटी भी लो है, उन्हें एम्प्लॉयड मान लिया गया है। इसलिए भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। दे अपियर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम। लोग पूरे साल भर काम करते हुए नजर आते हैं, बट अगर हम उनके पोटेंशियल और इनकम की बात करें तो ये एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि हाईली एजुकेटेड लोग भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जिसके कारण वे अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते, और तो और उनकी इनकम भी कम होती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है। The work that they are pursuing seems forced upon them. They may therefore want other work of their choice. लोग काम तो कर रहे हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा लगता है कि वो काम उन पर थोपा गया हो, उन्हें वो काम जबरदस्ती करना पड़ रहा हो। वे अपनी पसंद का कोई और काम करना चाहते हैं। वे काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity, irrespective of its earning potential. Their earning keeps them on a bare subsistence level. लोग खाली बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते। वे किसी ना किसी काम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहना चाहते हैं, चाहे इनकम कैसी भी हो। वे अपने इस अर्निंग से जैसे तैसे अपना जीवन चला पाते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते। वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है, उसकी विशेषता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्रक में स्वरोजगार एक विशेषता है। The whole family contributes in the field, even though not everybody is really needed. So there is disguised unemployment in the agriculture sector, but the entire family shares what has been produced. पूरी की पूरी फैमिली खेत में काम करती है, हालांकि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। उस खेत पे जो कुछ भी प्रोड्यूस होगा, उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होगी। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है, उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। This concept of sharing of work in the field and the produce raised reduces the hardship of unemployment in the rural sector. खेत में काम को परिवार के सदस्यों के बीच शेयर करने का कॉन्सेप्ट और खेत पे जो कुछ भी प्रोड्यूस होगा, उसमें परिवार की हिस्सेदारी का कॉन्सेप्ट ग्रामीण क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट की कठिनाइयों में कमी लाती है, क्योंकि चाहे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही हो, फिर भी लोग काम कर रहे हैं और उन्हें फार्म प्रोड्यूस भी मिल रहा है। चाहे वे एक प्रॉस्परस लाइफ ना जिए, बट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो मुश्किलें आती है, उसमें थोड़ी कमी हो जाती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर
from every household tends to migrate from the village in search of jobs. हमने अभी समझा कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वे एक प्रॉस्परस लाइफ नहीं जी पाते। परिवार में जो पॉवर्टी है उसमें कमी नहीं हो पाती, तो परिवार में जो सरप्लस लेबर है उन्हें ग्रेजुअली काम की तलाश में माइग्रेट करना पड़ता है। लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। Let us discuss about the employment scenario in the three sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का क्या सिनारियो है उसे समझते हैं। इकोनॉमी में सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर एग्रीकल्चर है, मतलब एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रकों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक श्रम अवशोषित करने वाला क्षेत्र है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, partly because of disguised unemployment discussed earlier. रिसेंट ईयर्स में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के कारण एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोगों की संख्या में कमी देखने को मिली है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज मूव्ड टू आइदर द सेकेंडरी और द टर्शियरी सेक्टर। In the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing. एग्रीकल्चर में जो सरप्लस लेबर थे वे अब सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ मूव करने लगे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत लेबर एब्जॉर्बिंग है। छोटे मोटे फैक्ट्रीज में बहुत लोग काम करते हैं। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में चला गया है। द्वितीयक क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। इन केस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। टर्शियरी सेक्टर में भी नए नए सर्विसेज सामने आ रहे हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तृतीयक क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी टू नो हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए विलेज। आइए ये जानने के लिए एक कहानी पढ़े कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। स्टोरी ऑफ अ विलेज, एक गांव की कहानी। देयर वॉज अ विलेज inhabited by several families. Each family produced enough to feed its members. Each family met its needs by the members making their own clothes and teaching their own children. एक गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना प्रोड्यूस कर लेता था कि उस परिवार के सदस्य खा पी ले। प्रत्येक परिवार अपने कपड़े खुद बुनते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे। इस तरह वे अपनी जरूरतों को स्वयं ही पूरी कर लेते थे। One of the families decided to send one of its sons to an agriculture college. The boy got his admission in the nearby College of Agriculture. एक परिवार ने डिसाइड किया कि वे अपने एक बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेंगे। उस लड़के का एडमिशन पास के कॉलेज में हो गया। After some time, he became qualified in agro engineering and came back to the village. He proved to be so creative that he could design an improved type of plow which increased the yield of wheat. वो एग्रो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गांव लौटा। वो क्रिएटिव था, उसने एक ऐसा प्लॉ डिजाइन किया जिससे व्हीट की यील्ड बढ़ गई। Thus a new job of agro engineer was created and filled in the village. The family in the village sold the surplus in a nearby neighboring village. They earned good profit which they shared among themselves. गांव में एक एग्रो इंजीनियरिंग की जॉब क्रिएट हुई जिसे उस लड़के ने भर दिया। उसके परिवार ने सरप्लस व्हीट को पास के गांव में बेचा। उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया और आपस में बांट लिया। Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village.
They all wanted to have a better future for their children too. They requested the panchayat to open a school in the village. उनके सक्सेस से उस गांव के बाकी परिवार भी इंस्पायर हुए और गांव में एक मीटिंग रखी। वे सब अपने बच्चों का एक बेहतर फ्यूचर चाहते थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने के लिए रिक्वेस्ट किया। They assured the panchayat that they would all send their children to school. The panchayat, with the help of government, opened a school. उन्होंने पंचायत को एश्योर किया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने गवर्नमेंट के हेल्प से गांव में स्कूल खोला। A teacher was recruited from a nearby town. All the children of this village started going to school. पास के टाउन से एक टीचर को रिक्रूट किया गया। गांव के सभी बच्चे उस स्कूल में जाने लगे। After some time, one of the families gave training to his daughter in tailoring. She started stitching clothes for all the families of the village. For everyone now wanted to buy and wear well-tailored clothes. Thus, another new job, that of a tailor, was created. कुछ समय बाद गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को टेलरिंग में ट्रेनिंग दिलाया। वो लड़की अब गांव के सभी परिवारों के लिए कपड़े सिलने लगी। इस तरह गांव में टेलर के रूप में एक नई जॉब क्रिएट हुई। This had another positive effect. The time of the farmers in going far for buying clothes was saved. As the farmers spent more time in the field, the yield of the farms went up. This was the beginning of prosperity. इसका एक और पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। किसान कपड़े खरीदने के लिए जो दूर जाते थे, अब वो समय उनका बचने लगा और वे अपने खेतों में ज्यादा समय लगाने लगे, जिससे फार्म की यील्ड बढ़ गई। ये प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत थी। The farmers had more than what they could consume. Now they could sell what they produced to others who came to their village markets. किसानों के पास सरप्लस वस्तुएं थी। अब वे अपने प्रोड्यूस को गांव के मार्केट में बेच सकते थे। Over time, this village, which formerly had no job opportunities in the beginning, had many like teacher, tailor, agro engineer and more. एक टाइम पे जब इस गांव में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अब इस गांव में टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर जैसे कई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ ए सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities. ये एक सिंपल विलेज की कहानी थी जहां ह्यूमन कैपिटल का लेवल जैसे ही अच्छा हुआ, ऊपर उठा, उसने गांव को इवॉल्व करना शुरू कर दिया और वहां मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हुई। ये एक साधारण गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। समरी, सारांश। You have seen how inputs like education and health helped in making people an asset for the economy. हमने इस चैप्टर में समझा कि एजुकेशन, हेल्थ, स्किल कैसे लोगों को इकोनॉमी के लिए एसेट बनाता है। आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती हैं। The chapter also discusses about the economic activities undertaken in the three sectors of the economy. हमने इस चैप्टर में तीनों सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया है। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट। हमने अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में भी पढ़ा। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। फाइनली, द चैप्टर एंड्स विद द स्टोरी ऑफ अ विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब बट लेटर हैड प्लेंटी। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहां रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 2 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन।
जय हिंद।